जब हम जीवाश्म या फॉसिल्स के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद चट्टानों में दबे किसी डायनासोर के अवशेष, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि सबसे पुराने, सबसे हैरान करने वाले जीवाश्म चट्टानों में हैं ही नहीं, वो एक ऐसी जगह छिपे हैं जहां कोई उन्हें ढूंढने की सोचेगा भी नहीं। सोचिए अगर वो जीवाश्म हमारे ही अंदर हों तो। जी हाँ, हमारे अपने डीएनए में। ये एक तरह का मॉलिक्यूलर फॉसिल ट्रेल है जो जिंदगी के इतिहास की वो कहानी बताता है जो शायद ही किसी ने सुनी हो। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं, और इसके लिए हमें विज्ञान की एक बहुत ही नई और दिलचस्प दुनिया में चलना होगा जिसका नाम है पैलियोवायरोलॉजी। ये वो फील्ड है जो हमारे जेनेटिक कोड की पड़ताल करती है, उन प्राचीन वायरसों को ढूंढने के लिए जो हमारे डीएनए में ही बसे हुए हैं। तो सवाल ये है कि ये रहस्यमयी जीवाश्म आखिर हैं क्या? जवाब आपको चौंका सकता है। ये हैं वायरस। जी हाँ, वही छोटे, अदृश्य, एक तरह के जेनेटिक चोर जिन्होंने हमारे इवोल्यूशन की कहानी में एक बहुत बड़ा रोल निभाया है। अब देखिए, एक वायरस ना कमाल का सिंपल होता है। बस जेनेटिक जानकारी, मतलब डीएनए या आरएनए का एक छोटा सा टुकड़ा जो एक प्रोटीन के कैप्सूल में बंद है, बस। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है, ये अकेले कुछ नहीं कर सकता। अपनी कॉपी बनाने के लिए इसे एक होस्ट सेल की जरूरत पड़ती ही है। तो ये काम कैसे करता है? इसे एक 3 स्टेप वाले हाईजैक की तरह समझिए। स्टेप 1, वायरस एक होस्ट सेल को इन्फेक्ट करता है, मतलब उसमें घुस जाता है। स्टेप 2, वो सेल की पूरी मशीनरी को हाईजैक कर लेता है और उसे मजबूर करता है कि वो बस वायरस की कॉपीज बनाए। और स्टेप 3, जब हजारों नई कॉपीज बन जाती हैं तो वो सेल से बाहर निकलकर नए शिकार यानी नए सेल्स को इन्फेक्ट करने चल देता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, ये यहीं खत्म नहीं होती। कभी कभी ये वायरस इन्फेक्शन के बाद जाते ही नहीं है, वो हमेशा के लिए रह जाते हैं। एक मामूली सा इन्फेक्शन हमारे डीएनए का एक परमानेंट हिस्सा बन सकता है। हैरान हो गए? आइए देखते हैं ये होता कैसे है। तो इसका राज छुपा है एक खास घटना में। कभी कभी वायरस का जेनेटिक कोड होस्ट के डीएनए के साथ ही जुड़ जाता है। अब अगर ये किसी नॉर्मल बॉडी सेल में हुआ तो कोई बात नहीं, वो उसी इंसान के साथ खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये इन्फेक्शन किसी रिप्रोडक्टिव सेल में हो जाए, मतलब स्पर्म या एग सेल में, तब वो वायरल डीएनए अगली पीढ़ी में पास हो जाता है और बस वहीं वो बन जाता है एक मॉलिक्यूलर फॉसिल, एक आनुवंशिक जीवाश्म। और यही बात इन मॉलिक्यूलर फॉसिल्स को इतना कीमती बना देती है। देखिए, एक आज़ाद वायरस जैसे फ्लू का वायरस बहुत तेजी से बदलता है, म्यूटेट होता है। इसीलिए तो हमें हर साल नया फ्लू शॉट लेना पड़ता है। लेकिन जब कोई वायरस हमारे डीएनए का हिस्सा बन जाता है तो वो सिर्फ उतनी ही धीमी रफ्तार से बदलता है जितनी धीमी रफ्तार से हमारा डीएनए बदलता है। और ये रफ्तार बहुत बहुत धीमी है, और इसी वजह से वो लाखों करोड़ों सालों तक हमारे जीनोम में सुरक्षित रह सकता है। तो इसका मतलब क्या है? हमारे लिए ये क्यों जरूरी है? ये सिर्फ कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं है। इसका सीधा ताल्लुक हमारे वजूद से है, हमारे इवोल्यूशन से, हमारे जेनेटिक मेकअप से। और अब जो आंकड़ा सामने आने वाला है ना, वो सच में चौंकाने वाला है। पैलियोवायरोलॉजी हमें टाइम मशीन में बिठाकर बहुत बहुत पीछे ले जाती है। जरा सोचिए, साइंटिस्ट्स को 310 मिलियन साल यानी 31 करोड़ साल पुराने वायरस के निशान मिले हैं जिन्होंने तब के कीड़ों को इन्फेक्ट किया था। करीब 18 करोड़ साल पहले एक रेट्रोवायरस ने हमारे मैमल पूर्वजों को एक जरूरी जीन दिया, और लगभग 6 करोड़ 80 लाख साल पहले एक और वायरस ने कुत्तों, बिल्लियों और पांडा के कॉमन पूर्वज को इन्फेक्ट किया था। मतलब ये इतिहास कितना पुराना और गहरा है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और अब वो नंबर जो पूरी कहानी को बदल देता है। तैयार है? साइंटिस्ट का मानना है कि हमारे पूरे ह्यूमन जीनोम का लगभग 8% हिस्सा पुराने वायरल इन्फेक्शंस की देन है। 8%? ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे डीएनए का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन मॉलिक्यूलर फॉसिल्स से बना है। ये ऐसा है जैसे हम अपने जेनेटिक कोड के अंदर अपने पूर्वजों के वायरल इतिहास की एक पूरी की पूरी किताब लेकर घूम रहे हैं। तो ठीक है, हमारे डीएनए में वायरस के टुकड़े हैं, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? ये खोज हमें कुछ बहुत बड़े बुनियादी सवालों की तरफ ले जाती है, जैसे कि वायरस आए कहाँ से और आखिर ये है क्या? सच तो ये है कि वायरस की शुरुआत कैसे हुई, ये आज भी एक पहेली है। साइंटिस्ट के पास 3 मेन थ्योरीज हैं।
एक है वायरस फर्स्ट हाइपोथेसिस, जो कहती है कि वायरस सेल्स से भी पहले से मौजूद हैं। दूसरी है एस्केप हाइपोथेसिस, जिसके मुताबिक वायरस हमारे ही सेल से भागे हुए जीन्स हैं। और तीसरी रिग्रेसिव हाइपोथेसिस, जो मानती है कि वायरस कभी कॉम्प्लेक्स जीव हुआ करते थे जो धीरे धीरे सिंपल पैरासाइट बन गए। और ये हमें सबसे बड़े सवाल पर ले आता है, क्या वायरस जिंदा है? सोचिए, वो इवॉल्व तो हो सकते हैं, जो कि जिंदा होने की निशानी है, पर वो खुद से अपनी कॉपी नहीं बना सकते, न ही एनर्जी पैदा कर सकते हैं। वो जिंदगी और बेजान चीजों के बीच की एक धुंधली सी लकीर पर खड़े हैं। इसे समझने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है ये सोचना कि वायरस ट्री ऑफ लाइफ यानी जीवन के पेड़ की कोई अलग डाल या टहनी नहीं है, बल्कि वो उन बेलों की तरह हैं जो उस पूरे पेड़ पर लिपटी हुई हैं, उसके हर हिस्से से जुड़ी हुई, जिंदगी के इतिहास का एक ऐसा हिस्सा जिसे अलग नहीं किया जा सकता। और यहीं पर हम एक आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर आकर रुकते हैं। अगर हमारा 8% हिस्सा वायरल है, तो इसका हमारे लिए, हमारे इंसान होने के लिए क्या मतलब है? ये सवाल हमें हमारे और इस वायरल दुनिया के बीच के उस गहरे और अटूट रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।